गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 7 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से इसके अंदर जो कहता है प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। आइए जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए बच्चों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज करा है ड्राफ्ट यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर। तो ऐसे अगर हम बहुत ही ज़्यादा आम और आसान शब्दों में आपको बता दें तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रोड्यूसर जो है उसने सामान बेच दिया और उस सामान को बेचने के बाद भी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस सामान को लेके। जैसे फ्यूचर में भाई वो ख़राब हो जाता है तो उसका कचरा भी वही कलेक्ट करे, या क्या चीज़ें उसको आगे फ्यूचर में भी करनी है उस सामान को लेके। तो ये है, तो इसके लिए ही एक फ्रेमवर्क, एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाया और यही ड्राफ्ट रिलीज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंडर आ रहा है। तो ये बात थोड़ी सी हमने क्लियर कर ली। अब आती है मुद्दे की बात जो कहता है ड्राफ्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जो है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी तरकीब है जिसको यूज़ करते हैं कि भाई इसको, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रीयूज़ करा जा सके, उसको प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग हो सके, इको फ्रेंडली डिस्पोजल हो, जो कूड़ा निकलता है, वेस्ट निकलता है प्रोडक्ट का, वो कायदे से प्रकृति के हिसाब से यहाँ पे इसका डिस्पोजल हो ताकि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। कैसे भाई, ये सारी जिम्मेदारी जो डिस्पोजल की है इस वेस्ट को, वो सारी जिम्मेदारी इस वेस्ट के डिस्पोजल की दे दी जाती है मैन्युफैक्चरर को। मतलब जो बनाएगा, जो प्रोड्यूसर होगा गुड्स का, वही यहाँ पे या तो रिसाइकिल करेगा या तो उसको रीयूज करने की तरकीब बताएगा या भाई उसको डिस्पोज करेगा। तो मतलब ये सारा जो डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब दे दी जाती है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को इस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अब देखिए, ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क है इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर, इसने यहाँ पे कुछ 3 तरह के मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज्ड करे हैं। पहला मॉडल कहता है प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल। अब ये क्या है? इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर को कोई रिसाइकिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी खुद की पैकेजिंग को, बट ये इंश्योर कराना होता है कि उतना ही अमाउंट जो पैकेजिंग वेस्ट का है वो रिकवर्ड हो जाए या रिसाइकिल्ड हो जाए टू मीट द ऑब्लिगेशन। अभी मैं समझाती हूँ और अच्छे से पहले आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर्स और प्रोसेसर, एक्सपोर्टर्स, ये एक्सचेंज कर सकते हैं प्लास्टिक क्रेडिट्स को फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट अ प्राइस एंड अदर टर्म्स एज नेगोशिएटेड बिटवीन देम। मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं या प्रोसेसर हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, ये एक्सचेंज कर सकते हैं प्लास्टिक क्रेडिट को, पैसा लेने बदले में, उस प्लास्टिक क्रेडिट को देने के बदले जो भी पैसा उन दोनों में तय हो जाए उस पैसे को लेके प्लास्टिक क्रेडिट को ले लें। अब समझो है क्या, पहले ये समझो। इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो कुछ नहीं करेगा, वो रिसाइकिल वगैरह कुछ नहीं करेगा। अपनी खुद की पैकेजिंग जो वो बेच रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेके रिसाइकिल करने की। बट ये यहाँ पे क्या करेगा कि सेम या फिर इक्विवेलेंट उसके ही जितना अमाउंट उसने बेचा है, जितना वो खुद को, उसका जो हक बन रहा था कि भाई आप रिसाइकिल इतनी प्लास्टिक को करिए, उतनी ही अमाउंट ऑफ प्लास्टिक को इसने जो है रिकवर या रिसाइकिल कर दिया टू मीट द ऑब्लिगेशन। सेम कहीं किसी और ने करा होगा, किसी और ने करा होगा या कहीं और की होगी, उतनी ही इसने जो है वो कर दी। मतलब समझो, अपने प्रोडक्ट की बजाय, अपने प्रोडक्ट की जितनी भी प्लास्टिक इसको रिकवर करनी थी, उसने अपने प्रोडक्ट की बजाय कहीं और की उतनी ही प्लास्टिक कर दी। तो एक तरीके से कर दिया ना उसने अपना काम। तो ये है यहाँ पे ये तरीका प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल। अब इसमें ये भी होता है कि जब दूसरे कुछ कर दें तो अब इसे जो प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर्स या प्रोसेसर्स होते हैं वो खरीद लेते हैं ऐसे प्लास्टिक क्रेडिट को कि हाँ देखिए हमने खरीद लिया, पैसे दे दिया उस चीज़ का, दूसरों से करवा लिया। समझे? तो ये हो गया। दूसरा आता है, जैसे कार्बन क्रेडिट होता है ना, कार्बन क्रेडिट की तरह ये भी है। अब यहाँ पे दूसरा आता है, वो मॉडल है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का, PROs का। अब ये क्या है? इसके अंदर
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेस्ट को मैनेज करता है प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो यहाँ पे वेस्ट को मैनेज करेगा, किसके बिहाफ पे? प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे। म्यूनिसिपल बॉडीज भी रजिस्टर कर सकती हैं इस प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या वेस्ट कलेक्टर के तौर पे। और यहाँ पे एक नेशनल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी कमेटी भी होगी, जो यहाँ पे गवर्न करेगी जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होता है हमारे देश के अंदर उसको। तो ये दूसरा मॉडल हो गया। तीसरा मॉडल है फी बेस्ड मैकेनिज्म। फी, ठीक है, FEE वाली फी है, फी बेस्ड मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्या है, प्रोड्यूसर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं इस जो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉर्पस फंड है, फंड में यहाँ पे प्रोड्यूसर्स पैसा देंगे सेंट्रल लेवल पे। और हर एक प्रोड्यूसर यहाँ पे कंट्रीब्यूट जो करेगा, उसकी जो हर एक प्रोड्यूसर की जो कंट्रीब्यूटिंग होगी वो बेस्ड होगी कि जितना वेस्ट वो जनरेट करता है ना। तो भाई कितने एफर्ट की ज़रूरत है, कितना वो कूड़ा निकाल रहा है, उस बेसिस पे ही यहाँ पे तय करा जाएगा कितना पैसा इस फंड में वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर देगा। अब देखिए, दिस मे बी a small amount managed by special purpose vehicle where private and other stakeholders can become members। अब देखो आपके माइंड में आया होगा मैम ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है ना, इसे स्पेशल पर्पस व्हीकल मैनेज कर रहे हैं। देखिए एस्क्रो अकाउंट ये ऐसा अकाउंट है जहाँ पे जो फंड्स हैं, जो पैसा है, ये ट्रस्ट के पास रखा जाता है विद 2 और मोर पार्टीज कंप्लीट ट्रांजेक्शन। जब तक के लिए 2 और मोर पार्टीज, जो 2-3 पार्टीज हैं, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दी। इसका मतलब ये है कि देखो ये जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होगी, जैसे कि escrow.com मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे फंड्स वगैरह को ध्यान रखेगी, सिक्योर करेगी एक ट्रस्ट अकाउंट में। और ये जो फंड्स हैं ये बाद में डिसबर्स कर दिए जाएंगे मर्चेंट्स को, जब इनका ये एस्क्रो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब। तो ये होता है फी बेस्ड मैकेनिज्म। अब इसके साथ देखिए यहाँ पे तीनों मॉडल्स की हमने बात करी, इसके साथ यहाँ पे प्रोविजंस भी कुछ ये अंदर हैं, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस भी हैं कि आप पेनाल्टी भी लगा सकते हो उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर अगर ये अपने टारगेट कलेक्शन को मीट नहीं कर पाए, कि इनसे कहा गया इतना आपको कलेक्ट करना है और अगर ये इतना नहीं कलेक्ट कर पाए तो इनके ऊपर फीस भी लगाई जा सकती है। और आखिरी में ये बात कि जो पूरा ही जो काम हो रहा है, जो मॉनिटरिंग होगी इस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो ध्यान रखेगा कि कितनी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, कैसे क्या बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात आती है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। इनको अमेंड भी करा गया है 2018 में। आइए रूल समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की, दैट इज 50 माइक्रॉन्स। तो दिस वुड इंक्रीज द कॉस्ट एंड द टेंडेंसी टू प्रोवाइड फ्री कैरी बैग्स वुड कम डाउन। ये मसला क्या है कि इन्होंने कहा कि मिनिमम थिकनेस जो प्लास्टिक कैरी बैग्स की होनी चाहिए वो कम से कम 50 माइक्रॉन होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी और फ्री जो कैरी बैग्स दिए जाते हैं वो फ्री कैरी बैग देने की यहाँ पे जो टेंडेंसी है वो लोगों की कम हो जाएगी। अब लोग फ्री में नहीं कहेंगे भैया इसका पैसा लगेगा, महंगी है ये, और इसलिए ये होगा लोग कहेंगे अरे छोड़ो यार कैरी बैग नहीं चाहिए। तो इससे भी कमी देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल एंड फिजिकल ऑफ लोकल बॉडीज़ की। देखिए जो गांव वगैरह के एरियाज़ हैं जो इन रूल्स के अंदर आते हैं, सिंस प्लास्टिक हैज़ रीच रूरल एरियाज़ भी, क्योंकि भाई प्लास्टिक गांव इलाकों में रूरल एरियाज़ तक पहुंच गई है, तो यहाँ पे ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो रूल्स हैं इनको गांव वगैरह में रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करा जाए। तीसरा बात करें अगर, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है, देखो प्रोड्यूसर्स या ब्रांड ओनर्स, इनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपना कूड़ा जो आपका प्रोडक्ट जनरेट करता है वो आप ही कलेक्ट करोगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा। उसके बाद वो क्या दूसरा क्या नहीं जाएगा, उसके 3 मॉडल भी हैं, वो ऊपर बता दें, अलग की बात है। मतलब जो प्रोड्यूसर है जो उसका प्रोडक्ट कूड़ा करता है तो प्रोड्यूसर को ही उसको वापस से कलेक्ट करना पड़ेगा। चौथी बात, प्रोड्यूसर्स आर टू कीप अ रिकॉर्ड। मतलब प्रोड्यूसर्स अपने वेंडर्स का, जिनको वो सामान बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूसर्स को उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग इन सारे जो प्रोडक्ट्स की है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसे कर्ब करा जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी
वेस्ट जनरेटर की बताएं तो सारे ही इंस्टीट्यूशनल जनरेटर जो कि प्लास्टिक वेस्ट के हैं, ये क्या करेंगे, है ना, जो प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करते हैं वो सेग्रीगेट और स्टोर करेंगे अपना वेस्ट, जो भी यहाँ वेस्ट हो रहा है उसे एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से। और उसके बाद ये जो वेस्ट इकट्ठा करा है इसे एक ऑथराइज वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी को दे देंगे, तो इससे भी अच्छा रहेगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एंड रिटेलर्स, तो क्या जिम्मेदारी है स्ट्रीट वेंडर्स की और रिटेलर्स की, ताकि भाई जिम्मेदारी ये है कि कैरी बैग ना दें या फाइन उन पे लगाया जाए, नॉट टू प्रोवाइड कैरी बैग्स और फाइन वुड बी इम्पोज, भाई अगर ऐसा दोगे फाइन लगेगा। और सिर्फ रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स पेमेंट लेंगे रजिस्ट्रेशन फीस का, लोकल बॉडीज को, और इन्हीं को ये सिर्फ अलाउ करा जाएगा कि वो यहाँ पे कैरी बैग्स दें, पैसा लेके कैरी बैग दें, और रजिस्टर्ड शॉपकीपर पेमेंट भी देंगे इसके बदले लोकल बॉडीज को। उसके साथ जो प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन या फिर एनर्जी रिकवरी के लिए उसको प्रमोट करें कि भैया प्लास्टिक को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करो, ताकि भैया ऑब्वियसली बात है जितना डिस्पोजल हो रहा है कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। उसके साथ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या ओनर का। और आखिरी में फ्रेज आउट ऑफ मल्टी लेयर प्लास्टिक, मल्टी लेयर प्लास्टिक को हटाना है जो नॉन रिसाइक्लेबल होती हैं या नॉन एनर्जी रिकवरेबल होती हैं, या इनका जिनका कोई भी ऑल्टरनेट यूज़ नहीं होता, भाई उनको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ बात करी प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस, मतलब फिर से गाइडलाइंस रिलीज करी हैं जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कोविड-19 की वजह से जनरेट हुआ है उसको लेके। आइए न्यूज़ के बारे में कुछ और बात जानते हैं पहले, फिर आपको समझाएंगे ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। तो देखिए ये जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं उसका टाइटल है गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्वारंटीन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। अगर इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करके बताऊं तो ये गाइडलाइंस है उन चीज़ों के लिए जो कोविड-19 पेशेंट्स के थ्रू अगर वो क्वारंटीन रहे हैं या डायग्नोस करते टाइम जनरेट हुआ है या उनके ट्रीटमेंट करने में जनरेट हुआ है, या ऐसे ही जो वेस्ट है उसकी हैंडलिंग, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल को लेके बात हो रही है। ठीक है, इनको इशू करा गया है अंडर इन एडिशन टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंडर। अब ये देखिए ये जो गाइडलाइंस हैं ये सारे ही स्टेक होल्डर्स पे एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स हो, चाहे वो सैंपल कलेक्शन वाले सेंटर्स हो, चाहे वो लेबोरेटरीज हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, या फिर कोई भी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट या डिस्पोजल फैसिलिटी हो, हर जगह पे ये गाइडलाइंस लागू होंगी। तो अब आप ये तो समझ गए क्या क्या होगा। अब आपके माइंड में आया होगा मैम ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, कुछ समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता उनको बताऊं। भाई देखो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर ह्यूमन और एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट आता है। एनाटॉमिकल का मतलब होता है बॉडी वाला वेस्ट। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट जिसमें आपका ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, या ट्रीटमेंट अपरेटस जैसे कि कुछ सुई होती है ना, नीडल्स वगैरह, सिरिंज वगैरह जो लगती हैं, दूसरे जो मटेरियल जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में यूज़ करे जाते हैं ट्रीटमेंट या रिसर्च के दौरान, वो सारा का सारा वेस्ट इसके अंदर आता है। ये वेस्ट डायग्नोस करते टाइम यूज जनरेट होता है। जैसे भाई आपका ब्लड टेस्ट हुआ, अब इंजेक्शन लगा, उसमें से खून निकाला गया, तो भाई ये सब तो वेस्ट है ना एक तरीके से वो इंजेक्शन। या ट्रीटमेंट जो इम्यूनाइजेशन का होता है हॉस्पिटल्स में कि भाई आपका वैक्सीन वगैरह लग रही है, तो फिर उसका जो वेस्ट निकला, नर्सिंग होम्स का, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से, ब्लड बैंक वगैरह, ऐसी बहुत जगह से जो वेस्ट निकलता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये बायोलॉजिकल वेस्ट सॉरी बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है गाइडलाइंस जो कि कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हैं। तो गाइडलाइंस में सबसे पहले कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की बात करें, ये कलेक्ट करके अलग रखने की वेस्ट की बात करें, तो इसमें है कि आपको इसी पर्पस के लिए जो डेडिकेटेड, भाई इसी पर्पस के लिए जो ट्रॉलीज आती हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा, साथ में कलेक्शन बिन का यूज़ करना पड़ेगा कोविड-19
आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर, साथ में उसमें लेबलिंग भी लगी हो, जैसे ऐसे जो पिट्स हैं उसके अंदर एक लेबल लगा हो, उसमें लिखा हो कोविड-19 वेस्ट, ठीक है, और इसमें कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे डिप्यूटेड डेडिकेटेड सैनिटेशन वर्कर सेपरेटली, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हो और जनरल सॉलिड वेस्ट के लिए हो, ऐसा एक अलग से एक इंसान को आपको तैनात करना पड़ेगा, जो यहाँ पे सो दैट जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो सके, ट्रांसफर हो सके, टाइम से सब कुछ हो सके, और यहाँ पे टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज एरिया में थोड़ी देर के लिए उसको वेस्ट को कलेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए एक वर्कर आप किनारे रख दीजिए। दूसरा ये बात गाइडलाइन में कहता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की अगर बात करें कि किस तरीके से डिस्पोज होगा, कैसे जाएगा, तो कोविड-19 का जो गार्बेज है उसे कलेक्ट करा जाए और एक सेपरेट एक अलग व्हीकल में ले जाया जाए और वहाँ पे उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज करें एज बायोमेडिकल वेस्ट, इधर किसी CBWTF या फिर आप कह लो वेस्ट एनर्जी प्लांट में, जहाँ पे इसको या तो इंसिनरेट कर दें, मतलब इसको यहाँ पे जला वला दें, या तो फिर ऑटोक्लेव्ड कर दें, मतलब स्टेरलाइज करें फॉर शेडिंग एंड रिसाइकलिंग वगैरह होती है ना वैसे, या फिर इसको जला दें प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को, ठीक है। दूसरी बात, क्वांटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, जो ये मूवमेंट हो रहा है, जो ये बायोमेडिकल वेस्ट जा रहा है, तो इसको इस तरीके से ले जाया जाए सारे ही क्वारंटीन सेंटर से। इसमें देखिए जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है ना, जिसे हम लोग कोविड-19 BWM कहते हैं, उसके थ्रू हो सारा काम, ताकि हमको पता हो कि भाई कहाँ से होता हुआ ये टुई 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 जा रहा है, समझ गए। और तीसरी बात कि नोडल अथॉरिटीज का रोल क्या है। देखिए रोल ये है डेजिग्नेटेड ट्रेन नोडल ऑफिसर्स, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होंगे हॉस्पिटल्स में, इनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि ये यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कराएं वेस्ट हैंडलर्स की, कि क्या इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे भी इन्फेक्शन ना हो, ऐसे इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद आखिरी में बात आती है कुछ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिन्हें 18 में अमेंड किया गया था, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो कहते हैं भाई प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज, ये क्या है, वेस्ट का प्री ट्रीटमेंट करना। तो देखो जो वेस्ट लेबोरेटरीज में माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या फिर ब्लड सैंपल या फिर ब्लड बैग्स में जो भी यहाँ पे ये होता है, इसे पहले ही प्री ट्रीट करा जाए। पहले कैसे प्री ट्रीट करोगे, आप डिसइंफेक्ट करो, इसको डिसइंफेक्शन करो या स्टेरिलाइजेशन करो ऑन साइट उसी वक्त, इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे बताया है इस तरीके से आपको काम करना है। दूसरी बात, फ्रेजिंग आउट, जो क्रोनिनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लव्स हैं, ब्लड बैग्स हैं, इन सबको तो फ्रेज आउट कर दो। तीसरी बात, बेटर सेग्रीगेशन, मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट है इनको देखिए 4 कैटेगरीज में यहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है। पहला है अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। दूसरा आएगा आपका एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। तीसरा आएगा आपका सॉइल्ड वेस्ट और चौथा आएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। तो सबको अलग अलग यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद चौथी बात ये है कि स्टोरेज करिए वेस्ट का। देखिए जो भी प्रोविजंस हैं आपकी उस बिल्डिंग के अंदर ही, प्रीमाइसेस के अंदर ही आप स्टोरेज करिए, ताकि सेफ, वेंटिलेटेड और सिक्योर्ड लोकेशन हो जहाँ पे स्टोरेज जो है इन वेस्ट का करा जाए, सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर स्टोरेज करा जाए, अच्छे से इसको रखा जाए। उसके बाद ट्रेनिंग एंड इम्यूनाइजेशन की बात करें तो रेगुलर ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारे ही हेल्थ केयर वर्कर्स को, और साथ में यहाँ पे इम्यूनाइज करिए सारे हेल्थ वर्कर्स को कि बेचारे ये इन्फेक्ट ना हो जाए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग की बात करें अगर, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट होता है ऑक्यूपायर से, इसे प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करें, हैंडल हो, स्टोर किया जा सके, ट्रीट और डिस्पोज किया जा सके, इसमें कोई भी किसी भी इंसान की हेल्थ में दिक्कत ना आए, ना ही हमारी प्रकृति, हमारी इन्वायरमेंट में दिक्कत आए। अब प्रोसीजर की बात करें, किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करना है, तो देखो भाई बायोमेडिकल जो वेस्ट है इसे सबसे पहले तो अलग अलग कलर के बैगों में आप सेग्रीगेट करो। जैसे एक आप येलो बैग रखो, एक रेड रखो, एक वाइट रखो और एक ब्लू रखो। तो जिस भी कैटेगरी का वेस्ट है उसको उस बैग में आप डालोगे।
अब इससे क्या होगा कि ये स्टोर कर सकते होंगे करीब अप टिल 48 आवर्स तक, आफ्टर विच इट नीदर नीडेड टू बी ट्रीटेड एट इन सिटू साइट और कलेक्टेड बाय द वर्कर फ्रॉम द CBM WTF ना। ऊपर मैंने फुल फॉर्म इसका बता दिया है। तो ये 48 घंटे तो रखा रहेगा, उसके बाद या तो इसको जो है कलेक्ट कर लिया जाएगा वर्कर के द्वारा, और या तो जो है ट्रीट कर दिया जाएगा इन सिटू साइट्स में। उसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट है रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। तो भैया देखो, यहाँ पे जो भी बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके लिए एक रजिस्टर रखना पड़ेगा और प्रॉपर आपको अपडेट और मेंटेन करना पड़ेगा उस रिकॉर्ड्स को, ताकि भाई जो भी रिकॉर्ड है फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन या हाइड्रो या ऑटोक्लेविंग, जो भी है आपको सारे के सारे रिकॉर्ड रखने हैं। देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए क्या एक्टिविटीज़ हैं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्रू कमेटी कमेटी के माध्यम से देखते रहिए कोई क्या चल रहा है आखिरकार। और आखिरी में आप GPS वगैरह को, बार कोडिंग फैसिलिटी को कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में इस्टेब्लिश करिए, ताकि यहाँ पे पता हो, चीज़ें ट्रैक हो सकें कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 ये एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट है ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और साथ में इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन का। और ये रिलीज करा गया है काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के। अब बात जान लेते हैं कि ये ई वेस्ट क्या होता है। देखिए, ई वेस्ट का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये सारे ही आइटम्स जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के होते हैं, उसके सारे पार्ट्स जिनको डिस्कार्ड किया जाता है एज वेस्ट विदाउट इंटेंट ऑफ रीयूज। मतलब जो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइटम्स वगैरह ऐसे जिनको आपने एकदम फेंक दिया, आपको कोई रीयूज उसका नहीं करना है, तो ये जो होता है पूरा, ये कहलाता है ई वेस्ट। अब कुछ जो आम जो मटेरियल्स ऐसे हैं जो खतरनाक हैं, हजार्डियस हैं, जो ई वेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, इसमें आपका मरकरी, लेड, कैडमियम वगैरह आते हैं। कुछ केमिकल्स भी आते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और या बहुत सारे ऐसे कुछ फ्लेम रिटार्डेंट्स, ऐसे बहुत सारे। अब बात आती है यहाँ पे कि ई वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल्स हैं उनके बारे में, बट उसके पहले हम थोड़ा रीजंस और स्टेटस देख लेते हैं ई वेस्ट का इस चार्ट के थ्रू। यहाँ देखिए, ग्लोबल ई वेस्ट जनरेट जो 2019 में हुआ वो करीब 53.6 मेट्रिक टन हुआ। मतलब आप पर कैपिटा देखो तो 7.3 kg। चाइना में इतना कुछ, USA में इतना कुछ, इंडिया से इतना कुछ। उसके बाद ये हाई लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ देखिए अर्बनाइजेशन, एनुअल ग्रोथ इतनी हो रही है, ई वेस्ट इतना निकल रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह का दिखा रहे हैं जिसमें कि हायर कंजम्पशन रेट है। फिर शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से यहाँ ये होता है, उससे क्या है फ्यू रिपेयर ऑप्शंस होते हैं, इस वजह से भी ई वेस्ट निकल आता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल मतलब बेचारे क्या, कुछ वक्त के लिए आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाए, वो जल्दी ख़राब हो गया, फिर आपने फेंक दिया। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें कुछ वजह होती हैं जिसकी वजह से ई वेस्ट निकलता है। खैर, अब जो हम पढ़ने जा रहे थे उसे पढ़ते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। देखिए, ये एप्लीकेबल है सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर, जैसे कि प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने जो ऊपर पढ़ाई है अभी, कंज्यूमर्स, डिसमेंटलर्स या रिसाइकलर्स या डीलर्स या मैन्युफैक्चरर्स, सबके ऊपर ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के जो हैं वो लागू होंगे। इट अडॉप्टेड, इसमें क्या है कि कलेक्शन मैकेनिज्म बेस्ड अप्रोच है, जिसमें क्या होगा कि कलेक्शन सेंटर्स होंगे, कलेक्शन पॉइंट्स होंगे और टेक बैक सिस्टम वगैरह होंगे, जिससे क्या होगा कि कलेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूसर्स करेंगे अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको EPR बताया क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की होती है कि वही कलेक्ट करेगा ई वेस्ट को भी, या जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसको ही। तो अब यहाँ पे ये यही अप्रोच इसी तरीके की है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी इन्होंने कहा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या हो कि प्रोड्यूसर यहाँ पे सब कुछ कलेक्ट वगैरह करें, तो इसके लिए कलेक्शन सेंटर हो, कलेक्शन पॉइंट हो, या ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद कह रहे हैं भाई इसके अंदर एक बात और है कि
ये कवर करता है इवन कंपोनेंट्स को और स्पेयर पार्ट्स को भी, जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निकलते हैं। मरकरी जैसे कि जो लैंप के अंदर होती है, जैसे कि आपका क्लोरो CFLs के अंदर वगैरह है ना, तो CFL वगैरह सबको इंक्लूड इसके अंदर कर दिया गया है। दूसरी बात, इट हैज़ द इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट रिफंड स्कीम। इसमें क्या है, इन्हीं के अंदर, रूल्स के अंदर एक इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट रिफंड स्कीम है, जिसे प्रोड्यूसर के द्वारा चार्ज किया जाता है कंज्यूमर से एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब जब ये कंज्यूमर सामान खरीदेगा, उस समय यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट रिफंड स्कीम जो के तहत यहाँ पे एक चार्ज ले लेगा। तो ये फ़ायदा बढ़िया रहता है ना, कि जैसे मान लो कंज्यूमर को कोई सामान बेचा, अब कंज्यूमर आया, उसने सामान लौटाया, और गंदा मतलब ख़राब होने के बाद प्रोड्यूसर ने उसको वाला पैसा दे दिया। जैसे कि याद है कि जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदते थे बचपन में, तो 2-3 रुपए सिक्योरिटी रखता था ना वो, तो जब आप बॉटल लौटाने जाते थे तो 2-3 रुपए वापस कर देता था। तो ऐसे करके कुछ होना चाहिए था। इसके अंदर ये भी है। उसके इसके अंदर है, इसने एक पैन इंडिया EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑथराइजेशन बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने ये भी इंट्रोड्यूस करा है, जो स्टेट वाइज जो EPR ऑथराइजेशन होता है उसे रिप्लेस कर देगा। तो मतलब ये पूरे इंडिया के लिए यहाँ पे एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑथराइजेशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर बना दिया जाएगा, जिससे जो पुराना स्टेट वाइज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑथराइजेशन था वो खत्म हो जाएगा। अब साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इसने भी कुछ अमेंडमेंट करे हैं इन रूल्स में 2018 के में, और इन्होंने कुछ नई प्रोविजंस के अंदर डाली हैं। पहली तो फ्रेज वाइज कलेक्शन होगा। मतलब इसने कहा कि फ्रेज वाइज कलेक्ट करिए, टारगेट बना के चलिए कि ई वेस्ट पहले इस फ्रेज में इतने कलेक्ट करने हैं, फिर यहाँ पे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे 10% जो कि क्वांटिटी का है वेस्ट जनरेशन की, एज इंडिकेटेड इन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी प्लान टू 2017 to 18, ऐसा ध्यान रखिए। फिर 10% इंक्रीज फिर हर साल करते रहिए 2023 तक, मतलब ताकि हर 10% यहाँ बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और ऐसे कलेक्ट करते रहो, कलेक्ट करते रहो, कलेक्ट करते रहो। दूसरा इन्होंने ये अमेंडमेंट किया था कि सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट होने चाहिए, है ना। इन्होंने कहा कि भैया आप ये सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट दीजिए और ये ड्राफ्ट करिए न्यू प्रोड्यूसर्स के लिए। इसका मतलब ये सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनका हुज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सेल्स ऑपरेशन इज लेस देन द एवरेज लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे जो एवरेज लाइफ है इनके प्रोडक्ट्स की, और वो अगर इनको बेचते हुए उससे कम टाइम हुआ है, तो यहाँ पे इनके लिए कुछ एक अलग कलेक्शन टारगेट बनना चाहिए। तीसरा, रिडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या इन्होंने कहा था कि जो कॉस्ट है सैम्पलिंग की और टेस्टिंग की, ये सारी कॉस्ट सरकार झेले, है ना, जो कंडक्ट करने के लिए आपका रिडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस टेस्ट। एंड अगर प्रोडक्ट जो है वो कंप्लाई नहीं करता है इस रिडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस के साथ में, जो प्रोविजन इसके अंदर दी गई है उसके साथ में, अगर प्रोडक्ट कंप्लाई नहीं करता, उसके हिसाब से नहीं चलता है, तो कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसर को झेलनी पड़ेगी। फिर समझो इस बात को, रिडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस, ठीक है, इसको देख लो। इसके अंदर क्या है, कॉस्ट जो कि सैम्पलिंग और टेस्टिंग की है, कौन झेलेगा? ये सरकार झेलेगी, ठीक है, ये जो टेस्ट करवाने के इसका। और अगर टेस्ट करवा लिया और अगर जो है इसके प्रोविजंस के हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं बैठा, तो सारी की सारी कॉस्ट झेलेगा प्रोड्यूसर। तो ये एक बात है। और एक और प्रोविजन जो है डाली गई थी इसके अंदर 2018 में, कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे? बाय अप्लाइंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सारी कुछ बातें हैं इसके अंदर जो हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बोलता है सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रही? देखिए, CSIR ने डेवलप करी है एक फैसिलिटी जो कि मदद कर रही है हमें डिसेंट्रलाइज्ड डेसिमेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट को पाने में, और यहाँ पे एक वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स को बनाने में फ्रॉम अबंडली अवेलेबल रिडक्टेंट स्टफ, जैसे कि ड्राई लीव्स, ड्राई ग्रास वगैरह। हाँ हाँ, समझा रही हूँ, इतने खतरनाक वर्ड्स का यूज़ कर दिया, समझाती हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। तो बात कुछ ऐसी है कि CSIR ने एक ऐसी फैसिलिटी बनाई है जिससे हम यहाँ पे अलग अलग जगह पे, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड जो डिस्ट्रक्शन कर पाएंगे सॉलिड वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे। जो हमारे पास इतना सारा, हद से ज़्यादा जो हमारे पास स्टफ अवेलेबल है, जैसे कि ड्राई लीव्स हो गई, ड्राई ग्रास हो गई, और वगैरह वगैरह। अब समझ में आ गई आसानी से ये बात। अब
बात आती है भाई वेस्ट टू वेल्थ के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए ऐसा प्रोसेस है जिससे वेस्ट को एक ऐसे प्रोडक्ट में बना दिया जाता है जिसे प्राइमरी यूज में आप यूज कर सकते हो, विच कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग वेल्थ। मतलब कूड़े से यहाँ पे वेल्थ बनाना। तो कैसे कि भाई वेस्ट को तुम इस तरह से कन्वर्ट कर दो जिससे वो प्राइमरी यूज में आने लग जाए, और प्राइमरी यूज में आएगा तो पैसा उससे मिलेगा, है ना, बेच बेच सकते हो तो वेल्थ जनरेट हो जाएगी। समझे? तो इसलिए वेस्ट टू वेल्थ। अब कुछ टेक्नोलॉजीज, अब आप तो कहेंगे ठीक है वेस्ट टू वेल्थ हो गया तो क्या करेंगे, कूड़ा खा जाए? बताइए। हम भी परेशान हो गए, ये भी परेशान हो गए, क्या करें? तो आइए बताते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज जो वेस्ट टू वेल्थ के लिए हैं। यहाँ देखिए इस चार्ट से आपको समझ में आएगा। देखो भाई, सबसे पहले है प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या है समझो। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है हाई टेम्परेचर प्लाज्मा आर्क को जनरेट करने में, मतलब करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर प्लाज्मा रिएक्टर के अंदर, और वो कन्वर्ट करता है वेस्ट को सिन गैस में। सिन गैस में पता है कौन कौन सी गैसें आती हैं? इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, है ना, आती है, और आपका कार्बन, तीनों आती है। समझ गए? तो ये वेस्ट को सिन गैस में कन्वर्ट करता है। अब वेल्थ कैसे है समझो। सिन गैस को आप यूज कर सकते हो गैस इंजन्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। बाकी जो बची हुई ऐश है वो आप मिक्स कर सकते हो सीमेंट के साथ में, और फिर उसके बाद आप ब्रिक्स वगैरह, मतलब जो ईंटें वगैरह हैं उसको बना सकते हो, और इसको फिर कंस्ट्रक्शन में यूज कर लो। तो ये एक बढ़िया है कि नहीं? कूड़े कचड़े से पैसा कमा लिया। दूसरी टेक्नोलॉजी है बायो गैसिफिकेशन की। इसमें क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट होता है इस वेस्ट का, है ना, इस डीकम्पोज को डीकम्पोज कर देते हैं। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल जितना भी बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है इस कचड़े के अंदर, उन सबको डीकम्पोज कर दिया एक एनारोबिक, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी में, एनारोबिक इन्वायरमेंट में। ये तो पढ़ा होगा एरोबिक एनारोबिक। तो इस इन्वायरमेंट में जो है वो डीकम्पोज कर दिया, और उसके बाद बायोगैस इसमें से निकल के आ जाती है। अब फायदा क्या है इस बायोगैस का? तो बायोगैस को आप फ्यूल की तरह यूज कर लो कुकिंग में, और गैस इंजन्स में भी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। उसके बाद जो बचा हुआ स्लरी बचा इस बायोगैस प्लांट से, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कंपोस्ट में। कैसे? वर्मी कंपोस्टिंग का यूज करके, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप यूज कर लो, आराम से उसको डाल दो फार्मिंग में। तो ये हो जाएगा, ये आपको यूज में आ जाएगा। फिर तीसरी टेक्नोलॉजी है बायोमास वेस्ट डिस्पोजल। ये कैसे करोगे? देखो भाई, बायोमास वेस्ट जैसे कि आपका ड्राई लीव्स होता है ना, सूखी हुई पत्तियां, डेड ब्रांचेस, ड्राई ग्रास वगैरह, इसको डिस्पोज करते हैं ऑफ बाय फर्स्ट शेडिंग इट टू द suitable size followed by mixing with the slurry of the biogas digester। अभी तो देखो ना, ऊपर देखो ये बायोगैस डाइजेस्टर से जो ये स्लरी निकली ना, ये वाला इधर भी ले लो। ये यहाँ से क्या करा, क्या पहले इन जो सूखी सूखी पत्तियां हैं, ग्रास है, सबको पहले एकदम क्रश टाइप का कर दिया, श्रेड टाइप का कर दिया, छोटे छोटे साइज में हो गया। इसके बाद उसको मिक्स कर दिया इस स्लरी के साथ में, जो कि बायोगैस डाइजेस्टर की है। तो ये जो मिक्सचर है, ये आपका फीडस्टॉक बनता है ब्रिक्विड, मतलब विच इज यूटिलाइज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। इसके लिए मददगार होता है। ये जो ब्रिक्विड है ना, इसको यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे खाना पकाने के लिए। तो ये मिक्सचर जो है ये फीड स्टॉक बन जाता है इसका। अब वेल्थ क्या है, फायदा क्या है? देखो पैसा। ये जो ब्रिक्विड्स हैं इनको आप यूज कर सकते हो, आप प्रोडक्शन करने के लिए सिन गैस का भी। उसके साथ जो ऐश जो इसमें से निकलेगी इस ब्रिक्विड को जलाने के बाद, उस ऐश को आप सीमेंट में मिक्स कर दो और पानी के साथ मिक्स कर दो, और इससे यहाँ पर ईंटें वगैरह बना लो और कंस्ट्रक्शन वर्क आराम से करो। और आखिरी में आता है पायरोलाइसिस। तो ये आपने सुना होगा अगर आपने सही से पढ़ी है साइंस तो। इसमें क्या होता है कि पॉलीमर जो वेस्ट होता है, पॉलीमर वेस्ट, इसको यहाँ पे गर्म करते हैं टेम्परेचर करीब 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना, एक एनारोबिक इन्वायरमेंट में। मतलब एनारोबिक इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऐसे इन्वायरमेंट में इसको यहाँ पे गर्म करते हैं, और इसमें कुछ एक जो है सूटेबल कैटेलिस्ट भी प्रेजेंट होता है। अब द वोलेटाइल मैटर फ्रॉम पॉलीमर वेस्ट जो निकलेगा ऑन कंडेंसेशन, ये पायरोलिसिस ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब वेल्थ क्या है इसमें देखो कि नॉन कंडेंस्ड सिन गैस और क्रूड पायरोलिसिस ऑयल, इनको यूज करा जाता है हीटिंग पर्पस के लिए। और साथ में जो सॉयल रेसिड्यू जो बचा है ना, नोन एज तार, जो ये बचा, इसको मिक्स करते हैं बायोगैस स्लरी के साथ में, और उसके बाद ब्रिक्विड बना लेते हैं। फिर ये वाला चीज बना ली, और फिर ये देख लीजिए इसका क्या काम आता है, वेल्थ में काम आता है। समझ गए?
तो भाई यहाँ पे ये पार्ट होता है कंप्लीट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप इन वीडियोस को फेसबुक पे देखिए आराम से, सिर्फ आयस के नाम से पेज है। और इसके साथ अगर आप जॉइन बटन प्रेस करते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे और पर्क्स को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।